Hello student, this is chapter first of history, the French Revolution. We will discuss here another topic of this chapter, the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reform of the Jacobean regime was abolition of slavery in French colonies. इस समय जैकोबियन गवर्नमेंट के द्वारा सबसे जो बड़ा सोशल रिफॉर्म या सामाजिक सुधार जो किया गया था वो स्लेवरी प्रथा को ख़त्म करना था, दास प्रथा को ख़त्म करना था। फ्रेंच कॉलोनियों जो थी उस समय, जो कैरेबियन कंट्रीज़ थे, मार्टिन क्यू, गॉडलॉप और सेंट डोमिंगो, वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट कमोडिटी यानी सामान जो है वो सप्लाई किया जाता था, जैसे तंबाकू, इंडिगो मतलब नील, शुगर एंड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें वहाँ से सप्लाई की जाती थी। बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट and unfamiliar lands meant shortage of labor on the plantation. इन देशों में जहाँ पर ये सामान सप्लाई किया जाता जहाँ से, वहाँ पर यूरोपियन जाकर बस तो गए थे लेकिन वहाँ पर लेबर बहुत कम थी और जिसके कारण उन्हें लेबर दूसरे देशों से लाकर काम कराना पड़ता था. सो दिस वाज मेट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. द स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी. ये जो दास प्रथा थी ये 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, जिस समय यहाँ से जाकर दूसरे देशों पर कब्जे किए थे यूरोपियंस ने. अफ्रीका. द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी. फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डोक्स एंड नैंतीज टू द अफ्रीकन कोस्ट where they brought slaves from the local chieftains. ये अफ्रीकन कंट्रीज से, जहाँ पर बोर्डोक्स और नैंतीज जो कि अफ्रीकन कोस्ट थे, वहाँ पर जाकर वहाँ से अफ्रीकन जो लोग थे, वहाँ के जो मुखिया थे, लोकल मुखिया थे, उनसे दासों का व्यापार करते थे. यूरोपियन जो थे वो अफ्रीका से इन लोगों को खरीद कर कैरेबियन कंट्रीज़ में ले जाकर उनसे काम करवाते थे. Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. यहाँ से इन दासों को या गुलामों को खरीद कर, इन मज़दूरों को खरीद कर ले जाते थे और उन्हें शिप में टाइटली बंद कर दिया जाता था, यानी कि उन्हें पैक कर दिया जाता था ताकि वो कहीं भागने की कोशिश न कर सकें. 3 महीने की यात्रा के बाद वो कैरेबियन कंट्रीज़ में पहुंचते थे. दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन वर्कर ओनर्स. वहाँ पर जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे, यानी कि बड़ी बड़ी जो प्लांटेशन होती थी, उनके मालिक जो होते थे, उनको वो उन्हें बेच देते थे. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो. ये जो इनको प्लांटेशन ओनर्स जो खरीदते थे, जो मालिक होते थे बागानों के, वो इनको ख़रीद लेते थे और इनसे मनचाहा काम कराते थे. 24 घंटों में से 18 घंटे तक काम कराते थे. उनका पूरी तरह से शोषण किया जाता था और उन्हें शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो के व्यापार उसमें काम में लगा दिया जाता था. इनको उगाना, उनको सप्लाई करने के लिए जो भी काम होता था एग्रीकल्चर का, वो सारा काम यहीं से कराया जाता था. पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डोक्स एंड नैंतीज ऑन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड. इस समय जो बोर्डोक्स और नैंतीज जो थे वो 2 मेन पोर्ट थे जहाँ से स्लेव व्यापार, जो दास व्यापार था, वो काफ़ी फल फूल रहा था. यहाँ से बहुत सारे दासों को ले जाया जाता था और उन्हें कैरेबियन कंट्रीज़ में बेच दिया जाता था. थ्रू आउट द 19th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस. 18th सेंचुरी में इसका थोड़ा बहुत विरोध किया गया स्लेवरी का, लेकिन कुछ ज़्यादा उसका विरोध नहीं हुआ. द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज़. क्योंकि उस समय स्वतंत्रता का जो सिलसिला चल रहा था, नेशनल असेंबली ने इस पर कई बार डिबेट भी किया फ्रांस में, क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी वो स्वतंत्रता चाहती थी और उनका मानना था कि स्वतंत्रता का मतलब उनके सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए. बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज
fearing opposition from the businessman whose income depended on the slave trade. लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोई कानून पास नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का बिजनेस तो केवल इन दासों को खरीदना और बेचने का ही था, तो वो लोग इसका विरोध करते, इसके लिए उन्होंने कोई कानून पास नहीं किया. इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. 1794 में जो कन्वेंशन या जो कानून बना था उसके अकॉर्डिंग सभी दासों को फ्री कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया. This however turned out to be a short-term measure. 10 years later Napoleon reintroduced slavery. ये केवल कुछ समय के लिए ही लागू हो पाया. 10 साल बाद नेपोलियन ने जब सत्ता हासिल की तो नेपोलियन ने फिर से इस व्यापार को शुरू कर दिया. प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम as including the right to enslave African Negroes in the pursuit of their economic interest. क्योंकि जो प्लांटेशन ओनर्स थे, बागानों के मालिक थे, वो उनकी स्वतंत्रता जो इन दासों की स्वतंत्रता जो थी, अफ्रीकन निग्रोज की स्वतंत्रता, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक थी, इसलिए उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया. स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848. लेकिन फाइनली फ्रांस में 1848 में जो विद्रोह हुए उनके बाद स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया. Our next topic is the revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak or book they read? क्या पॉलिटिक्स यानी कि जो राजनीति है वो लोगों के कपड़ों के पहनने के तरीके को बदल सकती है, उनकी भाषा को बदल सकती है, या फिर वो जो बुक्स पढ़ते हैं क्या उसको बदल सकती है? The years following 1789, France saw many such changes in the lives of men, women and children. 1789 की जो क्रांति हुई, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद फ्रांस में इस तरह के बहुत सारे बदलाव देखे गए. महिला, पुरुष और बच्चे सभी कैटेगरीज में देखे गए. द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अप अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरी प्रैक्टिस. रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उसने ऐसा कानून पास किया कि जिससे सभी जो आइडियल्स थे लिबर्टी और इक्वलिटी के, वो हर तरीके से उनको लोगों को समझाया जा सके. वन इम्पोर्टेंट लॉ केम इनटू इफेक्ट soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was abolition of censorship. 1789 की जो क्रांति हुई जिसमें बास्तिल की जेल को तोड़ दिया गया, उसके बाद सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया. इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. पुराने जो राजा का शासनकाल था उस समय किसी भी तरह की कोई बुक, न्यूज़पेपर या प्ले जो होता था वो सारे राजा की परमिशन के बिना नहीं छप सकते थे, नहीं किए जा सकते थे. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट. अब जब राजा के विरुद्ध विद्रोह हो चुका था तो अब मानव अधिकारों का घोषणा पत्र लागू किया गया, जिसके अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बोलने की स्वतंत्रता या अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता को नेचुरल राइट या प्राकृतिक अधिकार माना गया. न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस from where they traveled rapidly into the countryside. अब न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स पर किसी भी तरह की रोक नहीं थी. धीरे धीरे वो शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी फैलने लगे. They all described and discussed the events and changes taking place in France. फ्रांस में जो भी घटनाएं होती थी उन सबको वो न्यूज़पेपर या बुक्स जो थी वो आम जनता तक पहुंचाने लगे. फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्ड दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड. फ्रीडम, स्वतंत्र, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था सरकार के विरुद्ध भी जो विचार हैं वो भी एक्सप्रेस किए जा सकते थे. ईच साइड आउट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन.
थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। कोई भी व्यक्ति चाहे वो फेवर में था या अपोजिशन में था, अपने अपने विचारों को प्रिंट के द्वारा, न्यूज़पेपर या बुक्स के द्वारा एक्सप्रेस कर सकता था। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये सॉन्ग और ये प्ले जो थे ये लोगों को अट्रैक्ट करने लगे। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज़ such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only handful of the educated people could read। अब ये एक ऐसा तरीका था जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई भी पॉलिटिकल फिलोसफर अपनी बात को पहुंचा सकता था, लेकिन उसके लिए केवल ये, क्योंकि उस समय एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ मुट्ठी भर लोग ही थे एजुकेटेड जो कि उसको पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। नाउ द चैप्टर हैव टू बी ओवर। कंक्लूजन। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का राजा घोषित कर दिया अपने आप को। ही सेट आउट टू कैंकर नेबरिंग यूरोपियन countries, disposing dynasties, creating kingdoms, where he placed member of his family। उसने अपने आसपास के जो क्षेत्र थे उनको जीता और वहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों को ही राजा बना दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को आधुनिक यूरोप का निर्माता मानता था। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system। उसने एक वेट और मेजरमेंट का एक जैसा सिस्टम रखा डेसिमल सिस्टम को अपनाते हुए, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको भी उसका अधिकार सुरक्षित कर दिया। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर पीपल। कुछ लोगों ने उसे स्वतंत्रतावादी माना जिसने लोगों की को स्वतंत्र करने में सहायता की। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन नेपोलियन ने की जो सच्चाई थी वो धीरे धीरे सामने आ गई कि नेपोलियन केवल पावर गेन करना चाहता था और उसने आसपास के सभी क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में कर लिया और धीरे धीरे एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में वो कामयाब रहा। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। लेकिन 1815 में यूरोप के कई देशों ने मिलकर उसके विरुद्ध युद्ध लड़ा और वाटरलू के युद्ध में वो 1815 में हारा गया। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। उसने जो शुरुआत की थी, एक नई शुरुआत जो की थी, बदलाव जो किया था, मॉडर्नाइजेशन जो किया था, उसकी छाप जो थी वो लोगों के मन पर काफ़ी समय तक रही और न केवल फ्रांस में बल्कि यूरोप के अन्य हिस्सों में भी उसके द्वारा जो स्थापित सिस्टम था वो चलता रहा। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसका मेन जो इम्पोर्टेंट जो आइडिया था वो ये था कि स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और राजनीतिक अधिकारों को स्थापित करना। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th century वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर एबोलिश्ड। colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state। अब जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे न केवल फ्रांस को ही लाभ हुआ बल्कि यूरोप के और भी देश थे जिनमें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा पाकर दूसरे देशों ने भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश की। न केवल यूरोप के यूरोपियन कंट्रीज बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी फ्रांस की क्रांति को एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में माना जाने लगा और उन देशों ने जो कि कॉलोनियाँ बनी हुई थी उन कॉलोनियों ने भी अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए, राष्ट्रीय राज्य बनाने के लिए उनको एक प्रेरणादायी रूप में देखा। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय are also example of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर ही टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने भी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध
किया था। That's all for today. Keep learning. The chapter is over now. We will continue next chapter in next video.